बच्चों आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट चलिए। तो चलिए अभी हम लोग जो है ना सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है। लाइफ प्रोसेस की जो बची हुई वीडियोस हैं, जैसे कि यूरिन फॉर्मेशन अभी बचा हुआ था, तो उसको हम लोग करेंगे, साथ में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को भी करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ना क्या है, तो देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली यही पूछना है, पढ़ना है कि जो ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ फंक्शन कैसे करते हैं, ये चीज़ हम लोग को देखना है इस चैप्टर में। तो देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का पहले मतलब देखिए बाबू, पहले सिंपली समझिए कोऑर्डिनेशन है क्या। देखिए आप अपने गली मोहल्ले या फिर किसी भी एक शॉप पे गए चिप्स लेने के लिए, ठीक है बाबू। तो देखिए आपने दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार ने आपको चिप्स दिया। मेरी बात सुनिएगा, आपने दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार ने आपको चिप्स दिया, मतलब दुकानदार की ज़रूरत क्या थी, पैसे, आपकी ज़रूरत क्या थी, चिप्स। बात सुनिएगा, आपने दुकानदार को पैसे दिए, यानी दुकानदार की जो ज़रूरत थी पैसे की, आपने उसकी ज़रूरत को पूरा किया, और दुकानदार ने आपको चिप्स दिया, आपको चिप्स की ज़रूरत थी, आपकी चिप्स की ज़रूरत को किसने पूरा किया, दुकानदार ने। तो देखिए ये जो आपस में इंटरेक्ट हुए, दोनों मिले, आपस में एक साथ मिलकर काम किए, काम करने का मतलब एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा किए, इसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, यानी साथ में मिलकर काम करना और एक दूसरे का उस काम करने में साथ देना। अब देखिए कि कोऑर्डिनेशन का मतलब हमारे ह्यूमन के बॉडी में क्या होता है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब ह्यूमन के बॉडी में ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करती हैं। बात सुनिएगा, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन साथ मिलकर काम करती हैं और एक दूसरे के काम को पूरा करती हैं, और उसी प्रोसेस को हम लोग ह्यूमन बॉडी में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। जैसे कि देखिए आपको पता है ना कि बॉडी में काम प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए हमारे ह्यूमन बॉडी का ब्लड का ज़रूरत कितना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन का ज़रूरत कितना होता है। तो देखिए अगर हार्ट अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, ब्लड को पंप नहीं करेगा, तो क्या ब्लड जब तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर नहीं पहुंचेगा बॉडी के अंदर, तो बॉडी फंक्शन करेगा नहीं करेगा। तो यानी कि जो बॉडी के अदर फंक्शंस का जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, हार्ट के फंक्शन के ऊपर है। यानी हार्ट फंक्शन करेगा, हार्ट ब्लड पंप करेगा, तभी बॉडी का अदर ऑर्गन्स काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपली देखिए क्या हुआ, द प्रोसेस बाय विच two or more organs of human body work together with each other and complete the work of each other। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी के एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के काम को पूरा करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इज known as coordination, ठीक है। अब देखिए, अब एक और सवाल आता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी चेंजिंग होता है कि नहीं होता है, काफ़ी चेंजेस होते हैं। अचानक मौसम का बदलना, जैसे कि कभी कभी दिन में आपने तुरंत अभी जगह हैं, बादल है, बारिश हो रही है, आपने फ्रेश हुआ, 1 घंटे के बाद आप देख रहे हैं तो धूप निकली हुई है। तो ये सारे जो सडन चेंजेस होते हैं हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में, उन सारे के सारे सडन चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिम्युली बोलते हैं या फिर स्टिम्युलस बोलते हैं। अगर कोई पूछेगा स्टिम्युलस या फिर स्टिम्युली क्या होता है, तो आप जवाब देंगे वो सारी की सारी चेंजेस जो कि हमारे नियर बाई इन्वायरमेंट में होती है,
अथवा हमारे आसपास के वातावरण में जितनी भी चेंजेस होती हैं उन सभी चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? स्टिमुली या फिर स्टिमुलस। ठीक है बाबू। अब देखिए, अब एक सवाल और है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, बाहर इन्वायरमेंट चेंज हुआ, मेरी बात सुनिए। आप मान लीजिए बाहर खड़े हैं, अभी बाहर आप किसी काम से गए हैं, अचानक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तेज आंधी पानी बारिश है। बात सुनिए, आप बाहर हो, अचानक काफी तेजी से आंधी आई, बारिश हुई, तो आप क्या करते हो? आप तुरंत छिपते हो और कहीं कवर ले लेते हो, कहीं पे छिप जाते हो ताकि भीग नहीं जाए, या फिर आंधी में कोई पेड़ वेड़ अपने ऊपर नहीं गिर जाए, छिप जाते हो कि नहीं? यानी कि वो जो इन्वायरमेंट में चेंज हुआ उसको लेकर आपका बॉडी क्या किया? एक एक्शन दिखाया। मतलब वो देखा कि हाँ इससे हमको ऐसे निपटना है, बारिश हो रही है, छिप जाते हैं। मतलब आपकी बॉडी ने एक तरीके का एक्शन दिखाया। देखिएगा, बात सुनिए, बाहर चेंजिंग इन्वायरमेंट है, वातावरण बदल रहा है। चेंजिंग इन्वायरमेंट का मतलब स्टिमुलस या फिर स्टिमुली बोलिए, और स्टिमुली जैसे हुआ यानी चेंज इन इन्वायरमेंट जैसे हुआ, आपका बॉडी एक एक्शन दिखाया उसके लिए। बारिश हुई, आपका बॉडी एक्शन दिखाया क्या? तो हमको भाग के छिप जाना चाहिए, है कि नहीं? जैसे बाहर स्टिमुलस हुई, आपकी बॉडी ने चेंजिंग करा, आपकी बॉडी ने चेंजिंग मतलब एक रिस्पॉन्स मतलब एक एक्शन दिखलाया उसके लिए। और जो एक्शन आपका बॉडी दिखाता है बाहर के चेंजिंग इन्वायरमेंट के लिए या फिर स्टिमुलस के लिए, आपकी उस बॉडी के एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? रेस्पॉन्स। मतलब आपका बॉडी जो तुरंत रिएक्ट करता है बाहर के बदलते हुए, चेंज होते हुए इन्वायरमेंट को, आपका बॉडी जो रिएक्ट करता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बाबू? रेस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, दो चीजें क्लियर हुई। स्टिमुली क्या होती है? जो चेंज इन इन्वायरमेंट हुआ, वातावरण में जो चेंज हुआ उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुली या फिर स्टिमुलस भी बोलते हैं। और आपका जो बॉडी रिएक्ट करता है उस आसपास के चेंजिंग इन्वायरमेंट के लिए, उस चेंज उस रिएक्शन को, उस आपका बॉडी जो रिएक्ट किया, आपका बॉडी उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बाबू? रेस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब कम्युनिकेशन भी होता है। मेरी बात समझिए, मैंने जैसे बताया हार्ट ब्लड पंप करता है तभी बॉडी का अदर ऑर्गन काम करता है। मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ ना कि हाँ जब तक ये काम नहीं करेगा, ये मान लो आपका ब्रेन है और आपका हार्ट है, ठीक है, आपका हार्ट जब तक ब्रेन को ब्लड पंप नहीं करेगा, आपका हार्ट कहता है कि जब तक भाई तू मेरे को ब्लड नहीं ला के देगा मैं काम नहीं करूंगा। मतलब दोनों के बीच कम्युनिकेशन तो हो रहा है ना, तो फिर हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है ताकि ब्रेन प्रॉपर्ली काम कर सके। यानी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यानी कि कोऑर्डिनेशन को हम लोग कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन में ऑल्सो भी कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। अब देखिए बाबू, अब ये चैप्टर पढ़ने के पहले दो तीन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, दो चीज़ों को, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, क्योंकि इन दोनों टर्म्स का आपको आगे बहुत ज़्यादा जरूरत होने वाला है। पेनक्रियाज में जैसे कि वो एक मेसोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है पेनक्रियाज। तो ये सारी चीज़ें जब तक अपन लोग नहीं जानेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होता क्या है? तो देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड वैसा ग्लैंड होता है जिनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। अब सवाल आएगा कि बॉस ये डक्ट क्या चीज़ होती है? बिल्कुल सही बात है, पूछना चाहिए, अच्छी बात है। तो देखो डक्ट मतलब होता है वेसल, वेसल यानी कि नली। देखो ये हुआ ना, अगर मैंने इस मार्कर वगैरह के इंक वगैरह का तोड़ ताड़ दिया, समझो तुम लोग वाला काम करा मैंने, तोड़ फाड़ कर दिया इसका, तो जो अंदर ये एक हॉलो स्ट्रक्चर होगा कि नहीं? छोड़ो, ये इस स्केच बोर्ड की इस कैप को देखो, कैप अंदर छेद भी है, अगर इधर से अपन लोगों ने तोड़ दिया तो ये एक वेसल हो जाएगा, ट्यूब की तरह हो जाएगा, मतलब हॉलो स्ट्रक्चर। तो देखो डक्ट का मतलब होता है वेसल, और वेसल हम लोग किसको बोलते हैं? नली को बोलते हैं, नली। तो देखो इंडोक्राइन ग्लैंड वैसा ग्लैंड होता है जिनमें नली प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब कि
वो लोग डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, उनमें नली या फिर वेसल जो बोलते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता है। एक्चुअली प्रेजेंट ये प्रेजेंट नहीं होना या फिर होने का मतलब क्या है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना हार्मोन्स, उस समय हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पे डक्टलेस का मतलब क्या हुआ, कैसे यहाँ पे कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, तो फिलहाल आप अभी इतना ही जानो कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना बाबू, वो डक्टलेस होते हैं। ठीक है बाबू, तो अब देखिए, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनमें डक्ट प्रेजेंट होता है, यानी में उनमें वेसल यानी कि नली प्रेजेंट होती है। क्या हुआ, इंडोक्राइन क्या कहलाते हैं, डक्टलेस, उनमें डक्ट यानी वेसल या फिर जिसको नली बोल सकते हैं वो नहीं होता है। और एक्सोक्राइन क्या होता है बाबू, डक्ट वाले ग्लैंड जिनमें डक्ट यानी वेसल या फिर उसको नली भी बोल सकते हैं वो प्रेजेंट होता है। नली यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। ठीक है बाबू, चलो अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन आखिर होता कैसे है। ठीक है, क्या देखेंगे अभी हम लोग कि आखिर कोऑर्डिनेशन जो है बाबू वो आखिरकार होता कैसे है। ठीक है ना, देखो तो ये कोऑर्डिनेशन जो है ना बाबू वो दो सिस्टम के मदद से होता है। कितने सिस्टम से, दो सिस्टम, पहला नर्वस सिस्टम, दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम। देखो यहाँ पे इजीली समझने के लिए क्या करते हैं, देखो आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करा है, ठीक है, स्नैपडील से करते हो, अमेजोन, कोई बात नहीं जिससे कर रहे हो करो, ठीक है ना। तो सुनो, तुमने कुछ ऑर्डर करा है ऑनलाइन, ठीक है, अब देखो वो जो पार्सल आएगा आपके पास, पहला वो बाय एयर यानी कि मतलब बाय प्लेन आ सकता है, दूसरा वो कुरियर करने वाली जो वैन आती है उसके मदद से आ सकता है आपके शहर में, तीसरा कोई और मीन्स हो सकता है। मतलब अलग अलग उनके सिस्टम्स होते हैं, एयर से आने वाला सिस्टम अलग होता है, बाय वैन आने वाली सिस्टम उनकी अलग होती है, सारी की सारी सिस्टम उनकी अलग होती है ना। जिस तरह उनके कुरियर के आने का सिस्टम अलग होता है, ठीक उसी तरह बॉडी के अंदर दो ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए जो सिस्टम होता है वो भी दो टाइप का होता है, दो अलग अलग टाइप का होता है। पहला होता है बाबू नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है इंडोक्राइन सिस्टम। अब देखो दोनों होता क्या है, तो देखो नर्वस सिस्टम जो होता है ना उसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो न्यूरॉन्स क्या होता है, तो न्यूरॉन्स जो होता है बाबू वो स्पेशलाइज्ड सेल होता है, कुछ एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो एक खास तौर पर कम्युनिकेशन यानी कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया है। और जो न्यूरॉन्स होता है ना उससे मदद से जब कोई मैसेज जाता है, मतलब देखो मान लो एक ऑर्गन से, ब्रेन से तुम्हारे हैंड तक मैसेज गया, सपोज करो ब्रेन से तुम्हारे हैंड तक मैसेज गया, तो वो जो होगा न्यूरॉन के मदद से जाएगा। ठीक है, और वो न्यूरॉन के मदद से जो जा रहा है ना, मतलब जो मैसेज न्यूरॉन के मदद से जाएगा वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जाएगा। किसके फॉर्म में जाएगा बाबू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जाएगा। देखिए नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वेरी स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है दो ऑर्गन के बीच में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिशन, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। अब देखिए और नर्वस सिस्टम में होता क्या क्या है, क्या क्या चीज आ जाता है, तो देखो जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आती तो कुछ और भी चीजें हैं बट उसको अपन लोग डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीजें जो होती हैं किसके थ्रू आती हैं, नर्वस सिस्टम के थ्रू आती हैं। मतलब यही दोनों चीजों को मिलाकर इसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसको मिलाकर नर्वस सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, अब देखो ये मैंने लिख दिया ना, कोऑर्डिनेशन डन बाय न्यूरॉन्स। ठीक है, अब देखो अब न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे न्यूरॉन, कैसे क्या स्ट्रक्चर उसका होता है, वो चीज़ें हम लोग न्यूरॉन्स जब पढ़ेंगे उस समय देखेंगे।
अब देखो नर्वस सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम में क्या होता है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या होता है, वेरी स्पेशलाइज्ड सेल होता है, स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन में जो मैसेज ट्रांसफर होता है दो ऑर्गन के बीच में, वो जो मैसेज का ट्रांसमिशन होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में होता है। नर्वस सिस्टम किस किस मतलब उसमें आता है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें जो नर्वस सिस्टम में जो कोऑर्डिनेशन यानी कम्युनिकेशन, मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन को कम्युनिकेशन भी कहते हैं, तो वो किसके मदद से होता है, न्यूरॉन्स के मदद से। ठीक है, अब देखो, अब जो दूसरा वाला सिस्टम है बाबू, वो सिस्टम है इंडोक्राइन सिस्टम। देखो जो नर्वस सिस्टम था उसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व था, इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन इन्वॉल्व है। बात सुनिएगा, नर्वस सिस्टम में कौन इन्वॉल्व है, न्यूरॉन। इंडोक्राइन सिस्टम में कौन इन्वॉल्व है, हार्मोन्स। अब देखो, अब जो ये न्यूरॉन होता है ना, वो जो मैसेज देता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देता है। कौन से फॉर्म में देता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। मगर ये हार्मोन होता है वो केमिकल मैसेंजर होता है, मतलब उसको जो मैसेज पहुंचाना होता है हार्मोन्स को, वो केमिकल्स होता है, वही केमिकल्स ही मैसेज लेकर जाता है। ये एक्चुअली मैंने इस मैसेज वगैरह एक वर्ड का यूज सिंपली आपको समझाने को करा है। ठीक है, तो देखो, तो हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, मतलब वैसे मैसेंजर्स जो केमिकल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मैसेंजर्स यानी जो मैसेज लेकर जाता है। तो देखो हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम में होता क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखो इंडोक्राइन ग्लैंड मैंने क्या बताया था, डक्टलेस ग्लैंड। तो देखिए जब बहुत सारा इंडोक्राइन ग्लैंड मिल जाता है, बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे लिख रहा है कि हार्मोन्स आर डायरेक्टली रिलीज इनटू ब्लड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स। सुनो मेरी बात, मैंने बताया था ना कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, इंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन, देखो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखो जो इंडोक्राइन ग्लैंड जब रिलीज करेगा तो वो सीधा ब्लड में रिलीज कर देगा, क्योंकि उसके पास कोई डक्ट यानी वेसल यानी नली नहीं है। तो क्या करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन्स को डायरेक्टली रिलीज इनटू ब्लड। क्या करता है, हार्मोन्स को इंडोक्राइन ग्लैंड सीधा ब्लड में रिलीज कर देगा। अगर ये वही एक्सोक्राइन सिस्टम होता, चलो मैं तुम्हें दो चीजों से बताता हूँ। ये ऑर्गन 1 है, ये ऑर्गन 2 है। ठीक है, देखो ऑर्गन 1 जो है बाबू वो इंडोक्राइन है, ऑर्गन 2 मान लो एक्सोक्राइन है। तो देखो ऑर्गन 1 के पास से ऐसे ऐसे ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, उसके पास से ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड यानी ऑर्गन 1, वो क्या करेगा, अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में ही रिलीज कर देगा, डायरेक्टली ब्लड में ही रिलीज कर देगा। और वो उसका हार्मोन ब्लड के मदद से जहाँ पे उसको जाना है, हार्मोन्स को यानी केमिकल मैसेंजर को जहाँ जाना है वो चला जाता है। मगर दूसरा सिस्टम जो है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि ऐसे ऐसे नली प्रेजेंट, ये जो है ना बाबू एक वेसल है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करेगा वो डक्ट के मदद से, ऐसे देखिए डक्ट के मदद से वो हार्मोन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जाएगा। इंडोक्राइन क्या किया, सीधा ब्लड में रिलीज किया और वो हार्मोन यानी केमिकल मैसेंजर ब्लड के हेल्प से जहाँ पे जाना है उस हार्मोन को वहाँ चला जाता है। जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्ट वाला ग्लैंड होता है, उसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, डक्ट के अंदर ही उस हार्मोन को रिलीज करता है, यानी कि डक्ट के सहारे एक स्पेसिफिक वे से ही जाता है, वो एक स्पेशल रास्ते से। और ब्लड तो कहीं से कैसे भी चला जाता है। तो मतलब
एक्सोक्राइन में डक्ट होता है, एंडोक्राइन में क्या होता है बाबू, डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है बाबू, तो चलिए आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए आज इतना ही। हम लोग अगले क्लास में न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा और जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।